इवनिंग फ्रेंड्स। तो स्वागत है आप लोगों का फिजिक्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पार्ट 2 में। तो दोस्तों आज हम इसमें बात करने वाले हैं कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा के बाद कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस पर आप लोगों को पॉलीटेक्निक से रिलेटेड सभी जानकारियां बताई जाती हैं दोस्तों, और आपकी तैयारी भी कराई जाती है दोस्तों। तो चलते हैं, आप लोगों को ले चलते हैं टॉपिक्स की ओर। और अभी तक आपने मेरा पार्ट 1 नहीं देखा है तो दोस्तों उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है दोस्तों। आप लोग वहां पर जाकर इसका पार्ट 1 देख सकते हैं दोस्तों। वहां पर मैंने कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जो आगे का हमारा टॉपिक था दोस्तों वो यांत्रिक ऊर्जा है। मैकेनिकल एनर्जी क्या है दोस्तों, चलिए आपको समझाते हैं कि मैकेनिकल एनर्जी क्या है। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी दो ऊर्जाओं से मिलकर बनी होती है। मैकेनिकल जो एनर्जी होती है अर्थात जो यांत्रिक ऊर्जा होती है दोस्तों, वो दो ऊर्जाओं के योग का मिश्रण होती है। तो वो कौन कौन सी ऊर्जा है? नंबर 1 तो होती है गतिज ऊर्जा, और नंबर 2 होती है दोस्तों स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। तो इस यांत्रिक ऊर्जा को समझने के लिए हम सबसे पहले गतिज ऊर्जा को समझेंगे, उसके बाद हम स्थितिज ऊर्जा को समझेंगे दोस्तों। तो गतिज ऊर्जा हमारा दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं किसी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा उस वस्तु की गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो दोस्तों गतिज ऊर्जा वह ऊर्जा होती है जो किसी भी वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न होती है दोस्तों। जैसे कि आप रन करते हैं तो आप में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो गतिज ऊर्जा कहलाएगी दोस्तों। तो चलिए आगे देख लेते हैं। यदि यम द्रव्यमान की वस्तु की गति v हो तो उसमें गतिज ऊर्जा का के ई बराबर 1/2 mv² दोस्तों, हाफ mv² होता है। तो दोस्तों जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है दोस्तों वो क्या होता है? हाफ mv², जहाँ यम बराबर द्रव्यमान हो गया दोस्तों और v बराबर हो गया उसका वेग, वस्तु का वेग, और यम बराबर हो गया वस्तु का द्रव्यमान दोस्तों। इस फार्मूले से हम किसी भी वस्तु की गतिज ऊर्जा को निकाल सकते हैं दोस्तों। और जो हमारा आगे का फार्मूला दिया है काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है p²/2 यम के भी बराबर होता है दोस्तों। अगर संवेग दिया है और किसी वस्तु का द्रव्यमान दिया हुआ है दोस्तों तो आप इस फार्मूले को रख कर काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, जहाँ पर p क्या है हमारा दोस्तों? संवेग है, संवेग दिया हुआ है। आप इससे भी काइनेटिक एनर्जी को निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोगों को बताते हैं कि ये फार्मूला आया कहाँ से। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि संवेग p बराबर होता है दोस्तों यम इंटू वी होता है। यहाँ से हम v बराबर निकालेंगे तो v बराबर हो जाएगा हमारा p/m। अब हम जब इसका होल स्क्वायर करेंगे दोस्तों दोनों पक्षों का तो हो जाएगा v² = p²/m² दोस्तों। ये हमारा किसका मान निकला? v² का मान। अब हम दोस्तों v² का मान इस फार्मूले में रखेंगे तो जो हमारा काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला बनेगा दोस्तों 1/2 यम, और v² का मान हमने निकाला है p²/m²। तो दोस्तों ये फार्मूला आ जाएगा 1/2, एक यम से एक यम कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा p²/m दोस्तों। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बन जाएगा दोस्तों, p²/2 यम बन जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से आप इस फार्मूले को भी निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। किसी गतिशील वाहनों में गतिज ऊर्जा होती है। ये दोस्तों कुछ गतिज ऊर्जा के कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, इन्हें आप पढ़ लीजिए कि बहती पवन में निहित ऊर्जा पवन चक्कियों को चलाती है, जो एक प्रकार की गतिज ऊर्जा होती है। बंदूक से छोड़ी गई गोली अपनी गतिज ऊर्जा के कारण अपने लक्ष्य को भेदती है। तो दोस्तों ये गतिज ऊर्जा से संबंधित कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्थितिज ऊर्जा, जिसे हम इंग्लिश में पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं दोस्तों? तो चलिए आपको समझाते हैं। वस्तु में उसकी स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा उस वस्तु की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है।
तो दोस्तों गतिज ऊर्जा हमारी थी कि जो वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम गतिज ऊर्जा कहेंगे, और वस्तु की स्थिति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को हम लोग उसकी स्थितिज ऊर्जा कहेंगे दोस्तों। आगे देखते हैं। यदि यम द्रव्यमान की कोई वस्तु पृथ्वी तल से यच ऊंचाई पर हो तो उसकी स्थितिज ऊर्जा Pe, देख दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा को हम लोग Pe अर्थात पोटेंशियल एनर्जी से व्यक्त करते हैं। Pe बराबर हो जाएगा mgh। दोस्तों क्या हो जाएगा mgh, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए फार्मूला है। स्थितिज ऊर्जा को आप लोग इस फार्मूले से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि ये फार्मूला आया कहाँ से दोस्तों। मान लीजिए कि कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान यम है दोस्तों, कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान यम है। तो दोस्तों जो इस पर भार लगेगा दोस्तों, जो बल लगेगा पृथ्वी की ओर, वो होगा mg दोस्तों। अब हम इसको जब यच ऊंचाई पर ले जाएंगे, यच ऊंचाई पर ले जाएंगे दोस्तों, जिसकी ऊंचाई यच होगी, तो जो इसकी स्थिति में जो परिवर्तन करने से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी दोस्तों, वो क्या हो जाएगी mgh, भार और ऊंचाई दोस्तों। वस्तु का भार यहाँ पर हो जाएगा mg और ऊंचाई हो जाएगी h। जितनी ऊंचाई पर हम इसको ले ऊपर करेंगे, लेके जाएंगे, तो जो हमारा जो स्थितिज ऊर्जा निकलेगी दोस्तों, वो mgh से निकल आएगी। आगे दिया हुआ है स्थितिज ऊर्जा के कुछ प्रकार दिया हुआ है दोस्तों। नंबर ए पर दिया हुआ है प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जब स्प्रिंग को उसकी सामान्य स्थिति से खींचा या दबाया जाता है तो बाह्य बल द्वारा प्रत्यानयन बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है। यह कार्य स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है दोस्तों। तो जो प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का जो फार्मूला है दोस्तों, वो U बराबर 1/2 kx² है दोस्तों। जो प्रत्यास्थ एनर्जी का फार्मूला है दोस्तों, वो क्या दिया हुआ है, U बराबर 1/2 kx², जो बराबर और भी किसके हैं 1/2 Fx के बराबर है दोस्तों। जहाँ x बराबर दिया हुआ है वस्तु में विस्थापन, स्प्रिंग में विस्थापन दोस्तों। हमने स्प्रिंग को खींचा तो कितना हुआ, विस्थापित हुआ, वो हमारा यक्स बताता है, और यफ हमारा द्वारा लगाया गया बल बताता है, जिसे हम प्रत्यानयन बल भी कहते हैं दोस्तों। तो आप इस फार्मूले से प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा को निकाल सकते हैं। आगे दिया हुआ है हमारा, यदि स्प्रिंग को प्रारंभिक स्थिति x1 से अंतिम स्थिति x2 तक खींचा जाए तो बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होगी दोस्तों। जो हमारा कार्य आएगा दोस्तों, वो किसके क्या आएगा, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर आएगा दोस्तों। तो वो हमारा हो जाएगा 1/2 kx1² - x2²। आप इस फार्मूले से निकाल सकते हैं दोस्तों। और किस स्थिति में, जब प्रारंभिक स्थिति x1 से अंतिम स्थिति x2 तक खींचा जाए। किसको खींचा जाए, स्प्रिंग को दोस्तों। जब स्प्रिंग को प्रारंभिक स्थिति x1 से अंतिम स्थिति x2 तक खींचा जाए तो आप इस फार्मूले से उस पर किए गए कार्य तथा प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि को निकाल सकते हैं। तो हमारा अगला जो प्रकार है वो है विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो दोस्तों इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या है दोस्तों, चलिए देखते हैं। एक दूसरे पर विद्युत बल लगाने वाले आवेशित कणों की एक दूसरे के सापेक्ष स्थिति के कारण निकाय में संचित ऊर्जा विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो दोस्तों विद्युत स्थितिज ऊर्जा आवेशों के कणों के मध्य लगने वाले बल के कारण उत्पन्न होती है। तो दोस्तों आगे दिया हुआ है, यदि दो बिंदु आवेश Q1 Q2 एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थित हो तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर हो जाएगा 1/2 तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r। दोस्तों क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r। तो दोस्तों चलिए आपको ये फार्मूला कहाँ से आया वो आप समझा देते हैं। मान लीजिए एक आवेश Q1, दूसरा आवेश Q2 है जो एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर रखा हुआ है। तो दोस्तों इस पर जो बल लगेगा दोस्तों वो
1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये बल लगता है दोस्तों दो आवेशों के मध्य। ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है दोस्तों। और हमारे जो आर दिया हुआ है उनकी बीच की दूरी दिया हुआ है आर दिया हुआ है दोस्तों। क्या दिया हुआ है? आर। दूरी एस बराबर आर दिया हुआ है दोस्तों। और बल हमारा ये लग रहा है। जानते हैं कि किसी निकाय पर किया गया कार्य उसमें विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है दोस्तों। तो हमारा जो यहाँ पर डब्लू आएगा, हम यहाँ पर वर्क निकालेंगे सबसे पहले। तो हमारा जो डब्लू आएगा दोस्तों वो हो जाएगा एफ इंटू एस। तो जो हमारा कार्य होगा दोस्तों वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। तो हम सबसे पहले कार्य निकाल लेंगे। तो कार्य बराबर होता है एफ इंटू एस। तो और हमारा बल अभी हमने निकाला है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। और इंटू में यस बराबर दूरी कितनी है? आर दी हुई है दोस्तों। तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा। ये बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपान आर बच जाएगा दोस्तों। यही हमारा हो जाएगा क्या दोस्तों? विद्युत स्थितिज ऊर्जा, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, जहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 × 10⁹ होता है दोस्तों। चलते हैं अपने अगले प्रकार की तरफ। हमारा अगला प्रकार है स्थितिज ऊर्जा का गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, जिसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। एक दूसरे पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाने वाले द्रव्य कणों की एक दूसरे के सापेक्ष स्थिति के कारण निकाय में संचित कुल ऊर्जा को हम लोग गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। ये दिया हुआ है, यदि दो कणों के द्रव्यमान m1 m2 हो तो यदि उनके बीच की दूरी r हो तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा जो हो जाएगी दोस्तों U बराबर -g m1 m2 अपान r हो जाएगी दोस्तों। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा निकालने के लिए दोस्तों ये फार्मूला हमारा हो जाएगा दोस्तों। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारा अगला टॉपिक है ऊर्जा का रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। तो ऊर्जा की एक खास विशेषता है कि यह एक दूसरे के रूप में बदली जा सकती है किंतु नष्ट या उत्पन्न नहीं की जा सकती। जैसे कि जब किसी गेंद को सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है तो इसकी प्रारंभिक गतिज ऊर्जा का रूपांतरण स्थितिज ऊर्जा में हो जाता है। और जैसे जैसे गेंद ऊपर जाती है अपने गतिपथ के उच्चतम बिंदु पर गेंद क्षण भर के लिए रुक जाती है, अर्थात उसकी चाल जो होती है वो शून्य हो जाती है और इसलिए उसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। और इस स्थिति में उसकी कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा के रूप में होती है। फिर जब गेंद नीचे गिरना शुरू करती है तो उसकी गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलने लगती है और वह ज़मीन के पास मात्र पहुंचती है तो उसकी कुल गतिज ऊर्जा के रूप में होती है। जो कुल ऊर्जा होती है उसकी जो गतिज ऊर्जा के रूप में होती है दोस्तों। ऊर्जा के रूपांतरण के लिए ये निम्न यंत्र दिए हुए हैं दोस्तों। आप ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, जो आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो चलिए आपको बता देते हैं दोस्तों। अभी तक मैंने जितना भी फार्मूले बताए हैं उस पर आपको न्यूमेरिकल्स मिल सकते हैं एग्ज़ाम में दोस्तों। तो आप इन सभी फार्मूलों को एक बार देख लीजिएगा। बाकी मैं जब इसके अभ्यास प्रश्न को करवाऊंगा दोस्तों तो उसमें आपको और भी अच्छी तरीके से समझाऊंगा दोस्तों। तो हम आपको बता रहे थे ऊर्जा के रूपांतरण के जो निम्न यंत्र हैं। चलिए आपको इनके बारे में बताते हैं। नंबर 1 पर है डायनामो। यह यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में करता है दोस्तों। नंबर 2 पर है हमारा प्रकाश विद्युत सेल। यह प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है दोस्तों। नंबर 3 पर है कोयले का जलना। यह रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित करता है दोस्तों। नंबर 4 पर है हमारा इंजन। यह ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण यांत्रिक ऊर्जा में करता है। नंबर 5 पर है मोटर। यह विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरण करता है दोस्तों। नंबर 6 पर है माइक्रोफोन। यह ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा के रूप में करता है। नंबर 7 पर है हमारा स्पीकर। यह विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ध्वनि ऊर्जा में करता है दोस्तों। तो आप इन सब को एक बार पढ़ लीजिएगा। इनमें से अगर कुछ भी आ जाए तो आप इसमें अपना नंबर ले लीजिएगा दोस्तों। हमारा अगला टॉपिक है द्रव्यमान ऊर्जा, जिसे हम मास एनर्जी भी कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ उसके द्रव्यमान के कारण भी ऊर्जा होती है।
प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण भी ऊर्जा होती है। दोस्तों इसे आइंस्टीन ने बताया था कि किसी भी वस्तु में उसके द्रव्यमान के कारण एक ऊर्जा निहित होती है। यदि किसी पदार्थ में यम द्रव्यमान की क्षति हो जाए तो उससे उत्पन्न ऊर्जा E बराबर mc² होता है दोस्तों। E बराबर होता है mc² दोस्तों, जहाँ c बराबर प्रकाश की चाल दिया है, स्पीड ऑफ लाइट दिया है, स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ दोस्तों, आगे दिया भी हुआ है। इसे आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण कहते हैं। दोस्तों ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है। आपको उसमें से 4 ऑप्शन दिया हुआ होगा और उसमें से एक ऑप्शन E बराबर mc² भी दिया होगा दोस्तों, तो हमारा यही वाला सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1 ग्राम द्रव्यमान 9 × 10⁻13 जूल ऊर्जा के तुल्य होती है दोस्तों। ये आइंस्टीन ने हमें बताया था कि जो 1 ग्राम द्रव्यमान होती है वो 9 × 10⁻13 जूल ऊर्जा के तुल्य होती है दोस्तों। इतनी एनर्जी होती है 1 ग्राम द्रव्यमान में। तुम्हारा अगला टॉपिक है ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो दोस्तों ये दिया हुआ है, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, बल्कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अतः ऊर्जा का परिमाण हमेशा स्थिर रहता है, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है। तो दोस्तों आपसे यहाँ से भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऊर्जा निम्नलिखित में से किस नियम का पालन करती है। तो दोस्तों जो हमारी ऊर्जा होती है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करती है, अर्थात किसी भी वस्तु में हमेशा ऊर्जा क्या होती है, संरक्षित होती है दोस्तों, अर्थात ना तो यह नष्ट होती है और ना ही उसमें उत्पन्न होती है, बस रूपांतरित हो जाती है दोस्तों। जब कोई पिंड पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है और स्थितिज ऊर्जा घटती जाती है, परंतु स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जाओं का योग आदि अंत तक स्थिर रहता है और पृथ्वी पर टकराने पर उसकी कुल ऊर्जा ऊष्मा, ध्वनि तथा प्रकाश अदिश ऊर्जाओं में बदल जाती है। इन विभिन्न ऊर्जाओं का पिंड योग पिंड की यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है दोस्तों। तो दोस्तों किसी भी गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा का योग सदैव ही नियत रहता है, इसे भी आप लोग जान लीजिए। किसी भी गिरते हुए पिंड का जो स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग है दोस्तों वो कांस्टेंट रहता है हमेशा और ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम आपको पार्ट 3 में इसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे, जिससे आपको इस टॉपिक से रिलेटेड सभी टॉपिक से रिलेटेड आपको एक क्लियरिटी आ जाएगी दोस्तों, और परीक्षा में आप इसके किसी भी प्रश्न को आसानी से हल कर लेंगे दोस्तों। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले